तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। इसमें फर्स्ट है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन रूल लिख लेते हैं, बस इसका रूल है जो हमें याद रखना है। वो सिंपल सा रूल है, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लिखते जाओ साथ में, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन in the number having different precisions. Number having क्लास ले रहे हैं, having different precisions और प्रिसीजंस का मतलब है, एक मिनट है, प्रिसीजंस का मतलब है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ significant figures should be reported to the same number of decimal places, same number of decimal places having the least number of decimal places, having the least number of decimal places। एक बार पढ़ लो, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन, और डिफरेंट प्रिसीजन का मतलब है, प्रिसीजन का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर से है, ठीक है, शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब जरा एक एग्जांपल करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ, एग्जाम्पल की बात करें, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लें, कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से 3.3 प्लस
3.11 प्लस 0.313। अब इसमें जो है, इसमें पहला वाला जो नंबर है, पहले वाले में जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 1 है, दूसरे वाले में जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 2 है डेसिमल के बाद, और इसमें 3 है। तो पहला काम क्या करना है कि इनको ऐड कर लेना है, जैसे जो भी नंबर है ऐड करने के बाद, जरा ऐड करो जल्दी से फटाफट, क्या आ रहा है ऐड करके बताओ फटाफट। ये आ रहा है 36.723, चेक कर लो, यही आ रहा है। ठीक, अब उसने, हाँ अब उसने बोला है ये नंबर, जितने भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर हैं सब में। मतलब अभी तो इसमें देखा जाए तो सब में 3 3 ही है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते थे, ठीक है ना। अभी तो सब में 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन डिफरेंट नंबर भी हो सकते थे। तो वही बोला है उसने, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजंस, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर should be reported to the same number of decimal places having the least number of decimal places। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, इसका मतलब है जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में, जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर, 3 नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हमें आंसर को लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिस नंबर में है उतने डेसिमल प्लेसेस पर तक लिखना है। मतलब बात करें तो जिस जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहे हैं हम, तो इस वाले में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है और वो 1 है, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक। तो ये क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो है, इसमें 2 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें कितने हैं, 2 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें कितने हैं, 3 नंबर तक है डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो जो आंसर लिखना है वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 प्लेसेस तक आंसर है अभी हमारा, अभी 3 प्लेसेस तक है, लेकिन हमें डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस तक रखना है, क्योंकि यही रूल है, ठीक है ना। तो 1 प्लेस तक रखना है, तो मुझे ड्रॉप करना पड़ जाएगा 2 को, और 2 राउंडिंग ऑफ के वही रूल लग जाएंगे, क्योंकि जो 2 है जिसे हम ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका फाइनल अल्टीमेट आंसर हो जाएगा 36.7। इट विल बी द करेक्ट आंसर आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो ये जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। मतलब कहने का ये है कि जब यदि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो हमें वो रूल को भी देखना है, ठीक है। 4 ऑप्शन में यदि, पहली बात तो यदि यदि वो पूछता, ये आया हुआ है आईआईटी जेईई मेन में कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम, एडवांस में चाहे देख लेना आप, ठीक है। उसने ये ऐड किया तो कई बार किसी किसी ऑप्शन में तो, किसी ऑप्शन में 2 प्लेसेस तक होगा, किसी ऑप्शन में 3 प्लेसेस तक होगा, लेकिन हमें आंसर कौन सा वाला चाहिए जिसमें 1 प्लेसेस तक हो। तो कई बार मैंने देखा है ऐसा कि मतलब 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन तो वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो जो लास्ट ऑप्शन, मतलब एडिशन करने की तक जरूरत नहीं पड़ती हमें, हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की तक जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो रूल को ही नहीं फॉलो कर रहे होते 3 ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सही हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और करके देखें, फटाफट लिखो इसको, अब तुम ही बताओ, मैं 2 मिनट तुम्हें दे दूंगा करने के लिए। लेट से ये 62.831 माइनस 24.5492, इसका फाइनल आंसर बताओ जल्दी से। यदि अभी सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 38.4
So 28.280 18 ये आ रहा है, राइट ना। लेकिन हमें क्या हाँ चाहिए, उसने बोला है कि जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है जिन नंबर का, उनमें जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक है, आंसर हमें उतने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए हमें। तो यहाँ पर दो नंबर इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहले वाले नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस तक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, और दूसरे वाले नंबर में 4 डेसिमल प्लेसेस पे है। तो हमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में लेके आना है। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना रखना है, हमें 3 रखना है, और 3 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। तो फिर मुझे किसको ड्रॉप करना पड़ जाएगा, लास्ट वाले 8 को ड्रॉप करना पड़ जाएगा। और जिसे ड्रॉप कर रहे हैं वो नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट राउंडिंग ऑफ का रूल फॉलो कर लेंगे। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 38.282। इट विल बी द फाइनल आंसर, इट विल बी द फाइनल आंसर। मेरी बात समझ पा रहे हो, रूल समझ में आ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन का बेटा? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, याद रखना है, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ये रूल ऐसा बोला गया है, मानना है हमें, ठीक है। अब यहां से, यस सर। हाँ, सेकेंड रूल है, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया। सेकेंड है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनका सेम है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फटाफट जल्दी से रूल लिख लो, और उस पर एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, बात खत्म। तो लिखो, द आंसर टू बी मल्टीप्लिकेशन, द आंसर टू अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन is rounded off to the is rounded off to the same number of significant figures, significant figures as the number having, as the number having as the number having least precise term, least precise term, least precise term used in the calculation, in the calculation। और लीस्ट प्रिसाइज टर्म का मतलब होता है, बिल्कुल ये टर्म आपको पता होने चाहिए बेटा, लीस्ट प्रिसाइज टर्म का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। जब सिग्निफिकेंट फिगर जहां स्टार्ट किया था, वहां पर प्रिसीजन के बारे में बात की थी, और प्रिसीजन का मतलब ज्यादा प्रिसाइज है तो ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और लीस्ट मिनिमम प्रिसाइज है तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं।
फटाफट। तो जैसे जल्दी कैलकुलेशन करके मुझे बताना। 142.06 इंटू 0.23, जल्दी बताओ क्या आ रहा है ये, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 32.6738। 32.6738। अब जरा रूल को देखते हैं। रूल कह रहा है कि आंसर हमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सर 2। और इस वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जो रूल बोलता है कि जो आंसर आना चाहिए वो जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में यूज किए गए हैं उनमें से जिस नंबर के मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर चाहिए। तो आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। तो मुझे किसको ड्रॉप करना पड़ जाएगा बेटा? 6 को ड्रॉप करना पड़ जाएगा। और 6 ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। तो आंसर कितना आएगा इसका? 33। इट विल बी द आंसर। जरा देख लो रूल, समझ में आया? रूल नहीं आया समझ में? हाँ सर। गुड। एक और जल्दी से देख लो। जैसे हमारे पास 0.90, याद करने वाली चीजें हैं, बिल्कुल याद कर लेना रूल। इसमें ये डिफाइन कर दिया गया है 26। जल्दी बताओ क्या आ रहा है डिवीजन के बाद? तो ये आ रहा है 0.211267। 211267 ये आया। लेकिन ये आंसर अभी नहीं होगा क्योंकि इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ये मैंने सही लिखा है बेटा? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आंसर भी कितने में होना चाहिए? मिनिमम में, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए। यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए था। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो मुझे किसको ड्रॉप करना पड़ जाएगा? ये बाद वाले 1 को ड्रॉप करना पड़ जाएगा। और जो ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है। तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.21। इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बेटा रूल समझ में आ गए हैं? जल्दी बोलो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक जैसा ही है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी एक जैसा ही है। फिर एक और है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट रूल है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। थर्ड है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रूल लिख लो फटाफट। इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन, in scientific notation the number are expressed number are expressed as number। वो लिखने का तरीका होता है m इंटू 10 टू द पावर सम, जो भी होगा। वेयर ऐसे लिखते हैं, वेयर यहां पर m है, इज द नंबर, इज द नंबर लाई
between 1 and 10 lie between 1 and 10 and x is integer of order of magnitude, order of magnitude, order of magnitude of quantity is the power of 10 required, is the power of 10 required to represent the quantity. ठीक है, तो बस एक बार पढ़ लो जल्दी से. इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज नंबर is equal to m into 10 to the power x, where m is the number lie between 1 and 10 and x is the integer of order of magnitude of quantity in the power of 10 required to represent the quantity. एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे इसमें जो हमें रूल फॉलो करना है, इसमें रूल तो फॉर डिटरमाइनिंग दिस पावर, एक स्टेटमेंट और लिख लो, फॉर डिटरमाइनिंग दिस पावर the value of the quantity has to be rounded off we ignore the last digit, rounded off we ignore the last digit. अभी देखते हैं which is less than 5, which is less than 5 or more than 5. The preceding digit increased by 1. The preceding digit raised by 1. ध्यान से देखना, जैसे इसने बोला है कि एक्सपोनेंशियल या ऑर्डर 10 टू द पावर को किस तरीके से नोटेट रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तरीका ये है, उसके बारे में यहाँ ग्रीन वाले पैराग्राफ में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है. फॉर डिटरमाइनिंग दिस पावर द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी हैज टू बी राउंडेड ऑफ, वी इग्नोर द लास्ट डिजिट विच इज लेस देन 5 और मोर देन 5. यदि मोर देन 5 है देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1. जरा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा. और इसके पहले वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये थर्ड वाला उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो थर्ड वाला याद रहेगा तो बेटर रहेगा. और लेकिन फर्स्ट मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला और खासकर मल्टीप्लिकेशन वाले, ये तो बिल्कुल रूल याद होने ही चाहिए. जैसे ये 3 into 10 to the power 8 है,
अब ये जो वैल्यू है इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखना है, तो राउंडिंग ऑफ करके लिखना है तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये जो है ये 3 है और ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा और इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा, तो इट विल बी द आंसर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। हाँ सर। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब ये जो है यहाँ पर ये है, ये जो है ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो ये पावर है वो रेज्ड बाई 1 हो जाएगा, तो यहां से बेसिकली ये रेज्ड बाई 1 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, ये नंबर ग्रेटर देन है तो ये रेज्ड बाई 1 हो जाएगा, तो 9 की जगह क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और 10 हो जाएगा तो 10 का लिखने का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻30 लिख सकता हूं। जल्दी बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बात करें, ये है आपके पास 6 इंटू 10⁻15, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखूंगा तो 7 इंटू 10⁻15, इट विल बी द आंसर। ये सोच लो बेटा। हाँ सर, समझ गए। गुड, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, और सिंपल से रूल है, हमें याद रखने हैं। फिर चलो राउंडिंग ऑफ हमने पढ़ लिया, राउंडिंग ऑफ के रूल मैंने बता दिए, अच्छे से बिल्कुल रट्टा मार देना इनको। अब हम आ जाते हैं एरर्स में, तो नेक्स्ट हेडिंग है एरर्स। एरर्स समझते चलना इंपॉर्टेंट है, और एरर के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में बन सकते हैं, यहाँ पर हमें रूल पढ़ना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना ठीक से। तो एरर्स में बेसिकली हमें पढ़ना है एरर इन कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट, एरर इन कैलकुलेशन, इन कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट, अब कैलकुलेशन में तो हम देख लिया राउंडिंग वाउंडिंग ऑफ कैसे करने हैं, क्या करने हैं, वो सारी चीज देख देख चुके हैं। बेसिकली यहाँ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन वाली एरर तो वो तो मैनुअल हो सकती है और इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक लाइन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इन मेजरमेंट, इन मेजरमेंट, देखते जाना ध्यान से, इन मेजरमेंट, और चीजें साथ साथ याद करते जाओ, तो डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं इसलिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी of error due to instrument, instrument and the surrounding condition, surrounding
कंडीशंस। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है यार कि जो कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं हम, तो एरर होने के दो तरीके हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंट सही ना हो, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ सकता है मेजरमेंट में। भाई आपका तराजू सही नहीं, आपकी मशीन खराब है, तो वो फिर गलत रीडिंग देगी ना। और दूसरा सराउंडिंग कंडीशन। सराउंडिंग कंडीशन का मतलब ये है कि यदि हम बहुत छोटे से एग्जांपल से बात करें जो आप अक्सर देखते हो, कि जैसे गोल्ड वगैरह है, गोल्ड हो गया, और जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं, ठीक है, प्रीशियस मेटल्स हैं, उनको तराजू में तो तौलते नहीं है ना। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, या कबाड़ की दुकान होती है, तो उस तराजू में थोड़ा ना तौलते हैं ये जो आपके प्रीशियस मेटल्स होते हैं। उसके लिए तो बिल्कुल एक जार सा बंद होता है, ताकि बाहर का ज्यादा एयर प्रेशर वगैरह भी मेंटेन रहे, प्रॉपर हो, टेम्परेचर वगैरह भी प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत भी एयर प्रेशर भी पड़ गया है, तो थोड़े बहुत में बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो सराउंडिंग कंडीशन की बात कर रहा है। तो सराउंडिंग कंडीशन खराब होने की वजह से, या उस इंस्ट्रूमेंट या उस सेटअप के लिए जो सराउंडिंग कंडीशन चाहिए, यदि वो सराउंडिंग कंडीशन वैसी नहीं है, तब भी मेजरमेंट में एरर क्या है, पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो ये एरर होने के रीजन है। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एरर्स, जो हमें पढ़ने हैं, ध्यान से देखना। टाइप ऑफ एरर्स बहुत सिंपल है। एरर्स, टाइप ऑफ एरर, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, आज ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं। एब्सोल्यूट एरर में देखना कैसे करते हैं। लेट देयर आर एन नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू हैं, मतलब हमने एक इंस्ट्रूमेंट से, वो वर्नियर कैलिपर्स हो सकता है, स्क्रू गेज हो सकता है, ठीक है ना, या कोई हम स्केल से ही कुछ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या तराजू से कुछ तौल रहे हैं। तो हमने क्या किया, एन नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू ली, ठीक है। तो लेट देयर आर एन नंबर्स, एन नंबर्स ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यूज। और वो वैल्यूज लेट से, पहली बार मेजरमेंट किया तो उसका वैल्यू लेट से A1 आया, दूसरी बार मेजरमेंट किया तो लेट से वैल्यू A2 आया, थर्ड टाइम मेजरमेंट किया लेट से वैल्यू A3 आया, एंड सो ऑन। जब nth बार मेजरमेंट किया तो वो AN आया। अब यदि किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, और पहली बार मेजर किया तो A1 आया, A2 आया, A3 आया, और लास्ट बार nth बार मेजर किया तो AN आया। अब हर बार यदि मेजरमेंट डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, है। मेरी बात समझ पा रहे हो। लेकिन यदि हर बार मेजरमेंट से एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सारी कंडीशन, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, और सराउंडिंग कंडीशन भी अप्रोप्रिएट है जो उस मेजरमेंट के लिए चाहिए। तो हर बार कितनी बार भी हम मेजरमेंट करें, हर बार मेजरमेंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है। तो हमने एज्यूम किया कि एक कोई कुछ मेजर कर रहे हैं हम, और एन बार मेजर किया, और जो वैल्यूज आई मेजर्ड वैल्यू, वो A1 A2 A3 अप टू AN तक आई। अब यहाँ पर इनका मीन वैल्यू निकालें, तो ए मीन, इसी को ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं, AT इज इक्वल टू मीन, तो पता ही कैसे लिखते हैं, सबका सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेजर्ड। तो A1 A2 A3 अप टू
ए एन, और कितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे, या एन नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू हैं, तो यहां से आ जाएगा ए मीन। इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं? मीन। ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, एक ही मतलब होता है, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो कई बार ट्रू वैल्यू गिवन होती है, और यदि ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो मीन लेके हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे और उसी को ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं। वो नोट क्या है कि यदि ट्रू वैल्यू गिवन है तो उसको लेके चलना है। ठीक है, तो लिखो इफ ट्रू वैल्यू इज गिवन, इफ ट्रू वैल्यू is given, then no then no need to calculate mean value। mean value, true value is true value itself, true value itself treated as mean value। ये बात समझ में आई मेरी? ये स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ सर। गुड। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, इफ ट्रू वैल्यू is not given, then we have to calculate, then we have to calculate mean value। और वो बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं mean value। and mean value is treated as true value, true value of measurement। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मतलब n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, तो अब ये पता नहीं कि कौन सा ट्रू वैल्यू है, लेकिन जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उनका मीन लेंगे, तो जो मीन वैल्यू आएगी उसी को क्या मान लेंगे हम, ट्रू वैल्यू मान लेंगे, यदि ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो। और यदि गिवन है ट्रू वैल्यू तो फिर उसी को मीन मान के या उसी को एक्यूरेट वैल्यू मान के हम सारी चीजें क्या करेंगे, आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई अभी तो, कि ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है? अभी अभी एब्सोल्यूट एरर मैंने बताया ना, एब्सोल्यूट एरर है क्या? अच्छा, अब यहां से अब हमने देखा कि यहाँ पर हमने क्या किए, ट्रू वैल्यू के बारे में समझ लिया, मीन वैल्यू के बारे में समझ किया, और ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू ऑलमोस्ट क्या एक ही चीज है। लेकिन कई बार ट्रू वैल्यू डायरेक्टली हमें गिवन होता है कि ये है ट्रू मेजरमेंट, इसका इतना होना चाहिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है ना? तो उसको मानना है। यदि ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो जो एवरेज ले लेंगे, मीन ले लेंगे, उसी को ही हम क्या मानेंगे, ट्रू वैल्यू मान लेंगे। अब देखते हैं, तो एक पॉइंट तो ये निकल के आया यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट में ये सारी चीजें कवर हो गई। अब दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है वो ये आता है कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर मोर, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसा हमने यहाँ पर देखा कितने एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
if number of observation are more then mean value जो होगी, then mean value is more near to true value, मोर नियर टू ट्रू वैल्यू। तो ऐसा नहीं कि हमने 2-4 एक्सपेरिमेंट कर लिए, 2-4 ऑब्जर्वेशन कर लिए और 3-4 में ही मीन निकाल लिया, तो वो जो मीन वैल्यू आएगी वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। तो यदि हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए या मोर ट्रू वैल्यू चाहिए तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा रखने पड़ेंगे, तभी जो मीन वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के बराबर होगी, ऑलमोस्ट नियर टू ट्रू वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा कर रखने पड़ेंगे टू गेट ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। थर्ड पॉइंट, चलो इसी में आते हैं। अब यहां पे अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो यहां पर हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बात करें तो डेल्टा ए वन इज इक्वल टू ये ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये जो होगा इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट फर्स्ट मेजरमेंट इतने का एरर है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट A1। ऐसे ही सिमिलरली हम दूसरे का भी लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, मतलब ये होना चाहिए, लेकिन मेजरमेंट से क्या आया, A2 आया। तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा, ये एब्सोल्यूट एरर किसका हो गया, A2 का हो गया। एंड सो ऑन, nth एक्सपेरिमेंट के लिए डेल्टा an इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ nth एक्सपेरिमेंट माइनस, तो ये an A2 और ये an, तो ये जो होगा ये एब्सोल्यूट एरर किस वाले का होगा बेटा, nth ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई एब्सोल्यूट एरर के बारे में? हाँ सर। तो यहां से ये क्या हो गए, एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझ गए होगे आप कि यदि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो वो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू होता है। तो एब्सोल्यूट एरर बेसिकली डेफिनेशन निकल के आ गई यहां से, किसका, एब्सोल्यूट एरर का। वो क्या आया, एब्सोल्यूट एरर, क्या डेफिनेशन निकल के आया, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, एक ही बात है, माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। it will be the definition of absolute error। शायद एब्सोल्यूट एरर का बेटा मीनिंग क्लियर हो गया होगा, जल्दी बोलो। हाँ सर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक टर्म आता है, ये तो एब्सोल्यूट एरर हो गया, एक टर्म आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, एक टर्म आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर तो बेसिकली क्या है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका मीन निकाल लेंगे तो उससे बोल देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मॉड ले लेंगे
mod of delta A1 प्लस mod of delta A2 प्लस mod of delta A3 अप टू एब्सोल्यूट एरर का मॉड ले लेंगे सबका और उनका मीन निकाल लेंगे। मॉड ऑफ ए एन डेल्टा ए एन, मॉड ऑफ डेल्टा ए एन, और कितने ऑब्जर्वेशन है ये? एन ऑब्जर्वेशन है, एन एब्सोल्यूट एरर है तो एन से डिवाइड कर देंगे, तो इसको बोल देंगे हम डेल्टा ए एम, और इसी डेल्टा ए एम को नाम देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या नाम देते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गया बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब? हाँ हाँ, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? फर्स्ट वाले मेजरमेंट में क्या एब्सोल्यूट एरर है वो इंडिविजुअल मैंने निकाल के बता ही दिया है। और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है? तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का क्या लेना है? मीन ले लेना है, तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। और जो ठीक है, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा भाई? ये मॉड है तो ये वाले सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये सब के सब क्या हैं? पॉजिटिव है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। गुड। लेकिन एब्सोल्यूट एरर की बात करें, एब्सोल्यूट एरर मतलब जो हम डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, तो एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो भाई मीन या ट्रू वैल्यू यदि ऑब्जर्व वैल्यू से कम हुई तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या हो सकता है? मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। हो सकता है नहीं हो सकता है? बोलो। हाँ सर हो सकता है। मे बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी पॉसिबिलिटी है। यदि ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू सेम हो गई तो जीरो भी हो सकता है। क्लियर? यस यस। तो यहां तक पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सेकेंड टाइप का जो एरर आ गया, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर। चलो, अब इसमें क्या है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है कि यदि हमें रिलेटिव एरर चाहिए तो बेसिकली ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। यदि इंडिविजुअल में चाहिए, अब थोड़ा सा चीजें समझना, यदि मुझे फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट वन में चाहिए, फ्रैक्शनल एरर किस में चाहिए? इन मेजरमेंट वन में चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? और यदि मुझे फ्रैक्शनल एरर इसमें चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर में, तो उसका मतलब क्या है? तो बेसिकली क्या है कि ये हो जाएगा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, वो हो जाएगा आपका मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ
डेल्टा A3 अप टू mod of delta an डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू, मतलब am। मतलब इसका मतलब है कि ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, अभी थोड़ा सा हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो एक बार मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बता देता हूँ, ध्यान से देखना। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो है ट्रू वैल्यू, ट्रू या फिर मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। ये ऐसे मत करो नहीं तो लगेगा डिवीजन है, और ही लिख लो तुम प्रॉपर, और मीन वैल्यू। मतलब यदि हमें ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में यहां पर एक चीज गड़बड़ लिखी हुई है, इसको ऐसे करके और डिवाइड बाई एन हो जाएगा ये। यदि हमें रिलेटिव एरर निकालना है ऑब्जर्वेशन वन में, तो ऑब्जर्वेशन वन में रिलेटिव एरर, तो ट्रू वैल्यू लिखूंगा माइनस ऑब्जर्वेशन वन, मतलब ये ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू हो गया। इसी को डेल्टा A1 भी लिख सकता हूं, मॉड के फॉर्म में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसलिए मॉड लगा दे रहा हूं, और डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। तो ये जो है ये क्या है, ये फ्रैक्शनल एरर है, या फिर बोलूं ये रिलेटिव एरर है इन मेजरमेंट फर्स्ट। मेजरमेंट वन, ऐसे ही हम सबका लिख सकते हैं, मेजरमेंट टू का लिख सकते हैं, मेजरमेंट थ्री का लिख सकते हैं, मेजरमेंट फोर का लिख सकते हैं। और यदि हमें मीन एब्सोल्यूट एरर में फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो ट्रू वैल्यू क्या करूंगा, ट्रू वैल्यू माइनस, या इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ऐसे, डेल्टा am डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। तो ये फ्रैक्शनल एरर, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, ये सबका कंबाइंड है, सबका कंबाइंड है। क्या समझ में आया फ्रैक्शनल एरर, जल्दी बोलो। हाँ सर आगे। ठीक, थर्ड आता है। अब यदि ये सब समझ में आ गया तो थर्ड तो बिल्कुल आसान है, परसेंटेज एरर। अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। परसेंटेज एरर बिल्कुल सिंपल सा है। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगा, बस हो गया। अब बात करें तो ये इतने टाइप के एरर है जो आपको याद रखना है डेफिनेशन। एक तो एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर उसी के अंदर हो गया, एक रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, और लास्ट है परसेंटेज एरर। तो ये चीजें आपको क्या करनी है,
याद रखनी है बिल्कुल। अब यहां से आगे बढ़ते हैं इसी में। ये बेटा याद कर लेना, ठीक है ना सारे ये। हाँ, राजश्री समझ में आया बेटा? हाँ सर, समझ गया। राजश्री। यस सर। हाँ, अनिकेत मतलब है नहीं है, लॉगिन करके भग गया है अनिकेत, ठीक। हाँ, संस्कृति। यस सर। ठीक, तो संस्कृति है, श्रेयांश तो है ही। सौम्या। यस सर। अच्छा, उदित। उदित ये भी भगा है, तो अनिकेत, राजश्री है, सौम्या है, उदित है, और कौन बचा? ठीक। हाँ, नेक्स्ट है एरर इन कैलकुलेशन। एरर इन कैलकुलेशन, इसको देखो। नेक्स्ट हेडिंग है एरर्स इन कैलकुलेशन। अभी मैं शाम को आपका रिजल्ट भेजता हूं, ठीक है? बन गया है, बस भेजना है। एरर इन कैलकुलेशन, तो पहला देख लेते हैं एडिशन। फर्स्ट है एडिशन, ध्यान से देखना। लेट A and B are true value of the observation. A and B are true value of observation. ऑब्जर्वेशन जिसको मीन वैल्यू भी बोल सकते हो। एक कोई ऑब्जर्वेशन ए था, उसका ट्रू वैल्यू ए है, और एक ऑब्जर्वेशन बी था जिसका ट्रू वैल्यू बी है। और जो डेल्टा ए है एंड डेल्टा बी है, वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑब्जर्वेशन ए एंड बी। ऑब्जर्वेशन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, दो ट्रू वैल्यू ले ली और उनके करस्पॉन्डिंग एरर्स ले लिए। एरर्स का मतलब होता है, एरर्स का मतलब समझ लो, यदि ये ए है, ये ट्रू वैल्यू है, और इसका एरर ये है, इसका एरर ये है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए से कम ज्यादा हो सकती है। मतलब इसका एक्सेप्टेबल रेंज, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ए प्लस डेल्टा ए, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? ए माइनस डेल्टा ए। ये मतलब होता है एरर का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ, तो ये इसका एक्सेप्टेबल रेंज होता है, ठीक है? हाँ, ऐसे ही बी के लिए भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है,
हमें ए और बी के एब्सोल्यूट एरर गिवन है। हमें जो ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक नया टर्म x है जो a और b का सम है, जो क्या है a और b का सम है। तो मुझे बताना है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट, और भी देख लेंगे, बाकी पहले एब्सोल्यूट एरर फोकस करते हैं। एरर इन x, मतलब इनके एडिशन से जो नई क्वांटिटी बनेगी उसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मतलब हमें निकालना है डेल्टा x। वो वैल्यू क्या होगी यदि हमें इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर a और b के पता है। तो शायद मेरी बात समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। जल्दी बोलिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर है? हाँ, ये object- ऑब्जेक्टिव, अब जरा देखो। तो बेसिकली क्या है कि हमें चाहिए x का एब्सोल्यूट एरर। ये चलो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और a का वैल्यू वेरी कर सकता है कहां से, इतना प्लस माइनस कम ज्यादा, डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा ए, डेल्टा ए। और ये प्लस तो ऑलरेडी है, तो ये प्लस, और b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहां से x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस बी, और a प्लस बी एक साथ कर लिया, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी एक तरफ कर लिया। और ये जो है ये x और ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू a प्लस बी है। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये काम हो गया। इतनी बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया बेटा? हाँ सर। ठीक है। तो यहां से प्लस माइनस डेल्टा x, तो ये प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यार लिख लो, तुम खुद ही लिख लो, इसको क्यों नहीं क्योंकि लिख पाएंगे? हाँ ठीक है ना। तो यहां से इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता ही है कि यदि ये एब्सोल्यूट एरर है तो प्लस माइनस इतना वैल्यू क्या करता है, वेरी करता है। तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, ये ऐसे करके प्लस माइनस डेल्टा ए, वो इसमें कवर हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू। अब यदि मैं इसके कॉम्बिनेशन को देखूं तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरा ध्यान से देखना। दोनों प्लस हो, दोनों प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनता है, डेल्टा ए पॉजिटिव हो, डेल्टा ए पॉजिटिव हो, और डेल्टा बी का नेगेटिव वाला ले लें। एंड लास्ट में जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ए वाला नेगेटिव हो, डेल्टा ए, और ये पॉजिटिव हो। क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनता है? नहीं। नहीं सर। गुड। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इनमें है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और ये जो है ये है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, और ये जो है ये बची दो वो इंटरमीडिएट होंगी कोई बीच में। मतलब डेल्टा एक्स का मैक्सिमम कितना जा सकता है, इतना जा सकता है, और मिनिमम क्या जा सकता है, मिनिमम इतना जा सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर के बारे में मैंने बताया था
कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या बताता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो प्लस डेल्टा ए जा सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना जा सकता है, माइनस डेल्टा ए जा सकता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो मैक्सिमम और मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन को बताएगा। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इट विल बी द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। मेरी बात समझे, जल्दी बोलो। हाँ सर। गुड। अब एब्सोल्यूट एरर निकल के आ गया, तो आप रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी बेटा निकाल सकते हो। तो एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया हमने, और रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर चाहिए, तो रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर जिसको आप बोलते हो, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स। मतलब क्या हो जाएगा, यदि प्लस माइनस में देखें तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर, ए प्लस बी के बराबर। तो ये आपका आ गया रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। यदि इंडिविजुअल वैल्यू पता है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थर्ड, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर भी बेटा निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर के बारे में मैंने बताया था अभी। क्या बताया था परसेंटेज एरर के बारे में, क्या बताया था, परसेंटेज एरर जो होता है वो रिलेटिव 100 एरर से या multiply। फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू 100। तो इतना परसेंट का ये मैक्सिमम बताएगा प्लस लोगे, और ये बताएगा तो मिनिमम डेविएशन बताएगा परसेंटेज में। या फिर ऐसे लिख दो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, एक ही बात है। और मैग्नीट्यूड पूछा है तो प्लस माइनस हटा देंगे, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और यदि मैक्सिमम और मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है तो प्लस माइनस भी लगा देंगे। क्या समझ में आया सारे एरर? यस सर, समझ गए। वेरी गुड। अब ये तो एरर आ गया आपका एडिशन में। अब एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल वैसा ही है। तो सेकंड है, मैं जल्दी से बता देता हूं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बाकी की कहानी वही है। लेट ए एंड बी आर ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कोई भी ऑब्जर्वेशन है, एंड डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर। एरर इन ए एंड बी, और ऑब्जेक्टिव जो है वो है x इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमें बताना है डेल्टा x क्या होगा, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन x। एरर इन x, ये हमें बताना है। चलो बड़ा सिंपल सा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। फटाफट देखते जाओ, मैं जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते जाता हूँ। प्लस माइनस डेल्टा बी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए और बी को एक साथ ले लो तो ए माइनस बी, यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, एक ही बात है, चाहे प्लस माइनस लिखूं या माइनस प्लस लिखूं फर्क नहीं पड़ता है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कहां से, किसकी हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट की हेल्प से। तो हमारे पास बचा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए, या माइनस प्लस बोलूं या प्लस माइनस बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बेटा। ये इसके भी चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो वो मैक्सिमम होगा, बाकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला तो इंटरमीडिएट टर्म होगा। तो डेल्टा एक्स बिल्कुल वैसे ही, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, जो एडिशन से हमें मिला। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट एरर की तो एक बात तो तय हो गई कि जो एब्सोल्यूट एरर आता है, चाहे एडिशन में हो बेटा, चाहे एडिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो, एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का सम ही होगा, उन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम बात करें इसी में फ्रैक्शनल एरर की, तो फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर की बात करें तो वो हो जाएगा बेटा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और डेल्टा एक्स आपका है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और x है इस बार a माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शनल एरर। यदि हम बात करें परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर भी आप लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई a minus b into 100, then it will be the percentage error। बात समझ में आई, जल्दी देख लो फटाफट। तो एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उनमें एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का सम होता है। एब्सोल्यूट एरर in sum and differences will be the sum of individual absolute error present in individual experiment or individual observation। समझ में आई बात? यस सर। तो यहाँ पर एक नोट फटाफट लिख लेते हैं और इस कहानी को क्लोज करते हैं। नोट लिखिए फटाफट। in case of addition and subtraction, in case of addition and subtraction absolute error will be same for absolute error will be same for resultant। quantity, और वो होगा error in the resultant quantity, error in resultant quantity is equal to sum of absolute error of individual quantity, sum of absolute error of individual quantity।
sum of absolute error of individual quantity. Sum of absolute error of individual quantity, और एब्सोल्यूट एरर को क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड। मतलब कहने का ये हुआ कि लेट A1 A2 AN A1 A2 अप टू AN इतने नंबर हैं, और इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, और इनका एब्सोल्यूट एरर जो है वो डेल्टा A1 डेल्टा A2 या डेल्टा AN है, तो जो समेशन या एडिशन से जो आएगा वो प्लस माइनस सबका, चाहे एडिशन हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, या कुछ ऐड हो रहे हो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्या रहेगा वो A2 अप टू डेल्टा AN, यही रहेगा हमेशा। शायद मेरी बात समझ गए होगे थोड़ा बहुत। हाँ सर, जल्दी बोलो। समझ गया सर। वेरी गुड। अभी कोई क्लास है तुम लोगों की कि नहीं है? मेरा तो नहीं है। यस सर, मैथ्स की 3:30 बजे से। मैथ की है? अच्छा, चलो इस वीक यस बस सर। ये सारी प्रॉब्लम टाइम टेबल की। अब ये कॉमन टाइम टेबल तीनों का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक ही टाइम टेबल आएगा, और उसमें बिल्कुल मेंशन्ड होगा सबकी अलग अलग टाइमिंग। नेक्स्ट वीक से ये हो जाएगा, ठीक है ना? अभी सबसे कंसर्न करके मैं टाइम टेबल उसको फाइनलाइज कर दूंगा, और फिर उसमें चेंजेस होने की जरूरत नहीं है। बार बार हम मतलब कुछ कभी कभार कुछ चेंज होगा तो वो इंडिविजुअल टीचर इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट हम साल भर का टाइम टेबल या 3-4 महीने का टाइम टेबल एक साथ बना के फिक्स टाइम टेबल कर देंगे, ठीक है ना? तो ये है। तो ये चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे हमें जो स्टडी करना है वो एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये लास्ट है। और फिर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे उसमें काइनेमेटिक्स, वहाँ से अपना फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में वो एक्सपेरिमेंट वगैरह भी हैं, बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वगैरह, तो वो हम लास्ट में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी से हम यदि मैं बता भी दूंगा बैच में तो बच्चे भूल जाते हैं, तो वो लास्ट में करेंगे बिल्कुल, ठीक है? तो चलो इसको पढ़ के आना, करके आना, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आना, और कंटिन्यू करेंगे आगे। और बस मुश्किल से 10 मिनट का काम बचा है, एरर खत्म हो जाएगा, और फिर बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे और हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।